टर्म बना जाएगी। और अगर आप इसके अंदर थीटा जीरो रखोगे तो cos जीरो कितना होता है 1। तो मेरे हिसाब से क्या आने वाली है 1 प्लस sin cos 1 प्लस sin पास नहीं पता हमको क्या बोलना चाह रहे तुम भी समझ पा रहे हो, हमें कुछ नहीं पता। अब बोलो क्या डाउट है? नहीं सर, वो अप्लाई करने का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सॉल्यूशन समझ आ गया। आपको डायरेक्ट क्या हो तो ln x स्क्वायर प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मान लो, डायरेक्ट हाँ जाते मिलाता है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की शीट की। सर एओडी की भी बाकी है, क्या एक्सरसाइज 3 पार्ट। अरे पता नहीं, बाकी तो बहुत है। तो आप बोलो ना क्या कर सकते हैं, पूछो ना क्या कर सकते हैं। डबल टाइम लगता है सर सिलेबस बहुत छोटा है, आराम आराम से करेंगे तो हो जाएगा, डिस्कशन में ज्यादा टाइम कर तो लीजिए। तुम बुक्का है ना, सिलेबस छोटा है तो टेंशन नहीं है, ज्यादा डिस्कशन चैप्टर बाकी थोड़ी है, अभी कैलकुलस खत्म हो जाएगा आपका। तो तुम बुक्का आपके ठीक चारों है ये मतलब तीनों पार्ट हैं कैलकुलस के, कुछ वो मान नहीं के कहने चलो के अगले लिए महीने तक तुम तीनों ना, खत्म हो जाएंगे। हम भी लास्ट सिस्टम 2 महीने में 2 चैप्टर पापा बचेंगे से पूछे तो बस। कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ना। तो इसलिए डिस्कशन में टाइम देंगे तो ज्यादा अच्छा। आज इंटीग्रेशन चालू हुआ क्या? नहीं, आज तो भी जो बचा हुआ पार्ट है मंडे से इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा मैं। ओके सर। चलो तो बात करते हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का सेक्शन डी। आए सेक्शन डी पर सर ऑफलाइन के बाद आप पढ़ाओगे सर? ऑफलाइन का पढ़ाना छोड़ दूंगा सर। सर ऑनलाइन अच्छा सेक्शन डी पर आए सेक्शन डी पर। जी सर। क्वेश्चन नंबर D1 को भी छोड़ दो, मैं थ्योरी में बताऊंगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर D2 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर D3 में किसी को डाउट? इसमें तो सारे के सारे क्वेश्चन ही कैरेक्टरिस्टिक मल्टीप्लाई पे हैं। सर D1 तो हो जाएगा ना सिंपल ही। सॉरी मैंने पार्ट थर्ड खोल रखा है, मेरी शीट का पार्ट था। चलो क्वेश्चन नंबर D1 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर D2 में किसी को डाउट? D2 इसको सॉल्व करके करना है या कोई प्रॉपर्टी है? नहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है, LHS RHS को चेक करना है बस। क्वेश्चन नंबर D3 के किसी पार्ट में डाउट? क्वेश्चन नंबर D4 में डाउट? यस सर। क्वेश्चन नंबर D4 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर D4 क्वेश्चन नंबर D4 क्वेश्चन नंबर D4 के अंदर लिखा है, D4 के अंदर आप सबसे पहला काम क्या करो कि 1/x+5 को क्या मान लो कैपिटल X, और 1/y+7 को क्या मान लो कैपिटल Y। तो क्वेश्चन क्या बना 4x + 3y-1 और ये बनेगा 6x - 6y इक्वल क्या करना है -5। आई होप समझ गए होंगे अब तो। आपको इस सिस्टम में क्या लगाना है क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल निकाल के पहले यहाँ से कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकाल लो और उसे यहाँ रख के क्या निकालो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल दोगे ना। हाँ सर आ जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर D5 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर D6 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर D7 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर D8 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर D9 के किसी स्टेटमेंट में आपको डाउट हो? और क्वेश्चन नंबर D10 में किसी को डाउट? D10 सर। ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपको मैं समझाऊंगा क्या मतलब होता है ना, 1-2 टॉपिक बचे हैं अभी। चलो तो मैं थ्योरी पर आता हूँ वापस। सर पार्ट सेकंड का डी सेक्शन नहीं करना था क्या? ये पार्ट सेकंड का नहीं दिया था मैंने। ओके सर। आपकी एबिलिटी को देखते मैं कमी होमवर्क देता हूँ, मुझे पता है इसमें टाइम पूरा करवा लोगे उससे। सर राजू कुमार लास्ट के अंदर मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड की थ्योरी बताई थी। चलो उसके क्वेश्चन लिखो पहले तो आप 1-2 क्वेश्चन करके बताओ मैट्रिक्स मेथड से। देखो क्वेश्चन लिखो आप। Solve the system of equation by matrix method. Solve the system of equation
बाय मैट्रिक्स मेथड। अब जब एक सिस्टम है 3x - 2y प्लस 3z इक्वल 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 4। आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है इससे मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो पहले तो आप इसे क्या करोगे, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। x is मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 3 - 2 3, ये आएगा 2 1 - 1 4 - 3 एंड 2, और यहाँ पर आएगा कितना x y एंड z, और इसकी राइट हैंड साइड में कितना आएगा 8 1 और 4, याद है। अब यहाँ से इसे हम a बोलते हैं, इसे x बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं b। तो पहला सबसे पहली स्टेप तो ये कि आप ये चेक करो कि जो मैट्रिक्स A ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालो, डिटरमिनेंट है, बताओ कितना आ रहा है 3 - 1 यह आएगा 2 1 - 1 4 - 3 एंड 2, बोलो कितना आ रहा है इसकी वैल्यू। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू बताओ फटाफट कितनी आ रही है। 4 आ रहा है। कितनी आ रही है 4 आ रहा है। 4 आ रही है, चेक करो सब 4 आ रही है क्या, बोलो। -17 -17 ठीक है, ये करेक्ट है सर -17 आ रही है। अब अगर इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू -17 यानी नॉट इक्वल 0 आ रही है तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और उस यूनिक सॉल्यूशन को निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A into B, यही होता है ना। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको क्या करना है, एडजॉइंट A into B का प्रोडक्ट निकालना है। तो चलो आप मुझे बताओ कि एडजॉइंट A क्या आएगा, आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, बोलो इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आएगा बताओ क्या आ रहा है, फटाफट निकाल के दो। सारे के सारे स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, तो देखो एडजॉइंट कितना आ रहा है, -17 नहीं शायद 25 है। नहीं -17 100% करेक्ट है जहां तक मेरी नॉलेज। सर -17 ही आ रहा है। -17 ही है, -17 ही आ रहा है। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के बताओ उसका एडजॉइंट कितना आ रहा है, बोलो एडजॉइंट कितना है। तुम कॉमन से मुश्किल से मुझे सस्ता कराया तो 50 रुपया माफ कर देगा, वो जो कमीशन जो लेता है वो कर। तो कितना पैसा, कितना रुपया माफ हुआ, एडजॉइंट कितना है, तो फी काटेगा तो बुढ़वा से जो उससे प्रिंसिपल से बात उसका करा एडजॉइंट बोलो। हाँ, और कितना कितना लिखा है ये, चलो नहीं दे बुढ़वा समझ रहा है। सर -1 -5 -1 बोलो उसकी फर्स्ट वो क्या आ रही है, -1 -5 -1 थोड़ा तेज बोला करो, माइक खराब चल रहा है आजकल, बोलो -1 -5 -1। अगला एलिमेंट बोलो -5 माइनस के 5 -1 -1। सेकंड रो में क्या आ रहा है, बोलो -8 -8 -3 6 और 6 -6 -6। सेकंड एलिमेंट -6 A22 है -6 -6 करेक्ट है ना ये, सर -3 की जगह -6 है। -3 कौन से एलिमेंट की बात करो, नंबर बोलो A22 A1 A22 A22 प्लस A22 के लिए क्या आएगा -6 -6 आएगा। अब ये करेक्ट है, लास्ट वाला 8 सर। मैं निकाल लेता हूँ, आप थोड़े रुको मैं निकाल लेता हूँ।
मेरे हिसाब से आएगा 2 - 3 - 1 इतने तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ से आएगा 4 + 4 + 8 आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आएगा -6 और -4 -10 आ रहा है। अगर इससे 2 की बात करें तो -4 + 9 5 आएगा। अगर इसके 1 की बात करेंगे तो ये आएगा 6 - 12 -6 आ रहा है। उसके बाद अगर आप इसमें इस -1 की बात करेंगे तो 9 + 8 17 आ रहा है। अगर इसके अंदर 4 की बात करोगे तो ये -1 आ रहा है। अगर आप इसके अंदर -3 की बात करोगे तो ये -3 और -6 और -9 आ रहा है। अगर इसके अंदर 2 की बात करेंगे 3 + 4 7 आ रहा है। तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो -1 -8 -10 ये आएगा -5 -6 और कितना आएगा ये ट्रांसपोज भी -17 और यहाँ पर आ रहा है -1 + 9 और +7। चेक करो कि मैंने सही लिखा है, कोई गलती है क्या इसमें? सर -17 सर 1 आएगा -17 चेक कर 1 आएगा। कहाँ पर गलत लिखा है? -17 सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसका एलिमेंट जो आ रहा है ये -9 + 8 -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये -1 आ रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो -1 आएगा तो ट्रांसपोज लेने पर ये -1 आएगा। अब ठीक है, बोलो क्या कोई गलती है अभी? 9 की जगह 9 यानी कि 2 3 एलिमेंट। तो ये जो 2 3 एलिमेंट आएगा इसकी रूट्स की कॉलम को टाइम तो -3 और -6 -9 आपको है करेक्ट है। तो इसमें क्या डाउट? चलो इसके बाद आप मुझे बताओ कि एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है मुझे। अगर मैं एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करूं किससे? बी से। -5 एंड -1 -8 -6 9 -10 -1 और 7। सर 9 की जगह 8 है। 9 की जगह 8 आएगा। 9 कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ये एलिमेंट आएगा 2 3। तो अगर इस एलिमेंट की रो और उसके कॉलम को डिलीट करें तो -3 और -6 -9 ही तो आ रहा है। सर सही सही है। सही है। अब इससे b से मल्टीप्लाई करो। b कितना है? 8 1 4। चलो मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ कि एडजॉइंट a into b कितना आ रहा है। आप जानते हो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है रो टू कॉलम होता है तो उसकी रो के इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके बताओ एडजॉइंट a into b कितना आ रहा है। इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? -17 आ रहा है। अगर उसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से बोलो कितना आ रहा है? -64 -6 -70 36 -34 आ रहा है देखो। और अगर इसकी थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 और -1 -51 आ रहा है। देखो मैंने करेक्ट लिखा है क्या? यस सर सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला लगाना। अगर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखें तो x का मतलब तो क्या होगा? x का मतलब तो क्या होगा? x माइनस यस सर। और जो डिटरमिनेंट a होगा इससे 1 2 डिटरमिनेंट जो हमने निकाल रखी है 1/-7 तो ये 1/-17 आ जाएगा। और जो एडजॉइंट a into b आएगा ये -17 -34 और -51 आ रहा है ना। अच्छा आप जानते हो जब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड होता है तो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 2 3 आ रहा है। और फाइनली आप ये बात जानते हो कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आना चाहिए। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? x1 आ रहा है, y2 आ रहा है और z 1 2 3। ये सिस्टम का क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। समझ गया ना? सर पिछला तरीका ज्यादा आसान नहीं था? क्या? दूसरा तरीका जो क्रेमर रूल ज्यादा आसान नहीं है इससे? हाँ देखो मेथड है, डिटरमिनेंट मेथड होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है। एग्जाम में कौन सा लगाओगे आपकी चॉइस है। लेकिन 12th बोर्ड के अंदर तो आपके मैट्रिक्स मेथड ही होता है। 12th क्लास के अंदर क्रेमर्स रूल नहीं होता। तो बोर्ड के अंदर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इसी मेथड से करके बताना पड़ेगा। सही बात है सर। है ना? बोर्ड के अंदर डिटरमिनेंट मेथड या रैंक मेथड नहीं है। बोर्ड के अंदर आपको कौन सा मेथड यूज करना है? मैट्रिक्स मेथड। चलो बताओ इसे कॉपी कर लिया? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पर आए।
तो इस सिस्टम को सॉल्व करके बताओ मैट्रिक्स मेथड से। सेकंड पार्ट है आपको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आप सॉल्व करो 2x प्लस 5y प्लस z इक्वल 6 एंड x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस z इक्वल 6। अब थर्ड इक्वेशन है x प्लस 8y माइनस z इक्वल 4। इस सिस्टम को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। करके बताओ आप। आखिरी में 4 1 7 है। क्या कह रहे हो? थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट। थर्ड इक्वेशन लिखिए x प्लस 8y माइनस z इक्वल 4। इस क्वेश्चन को बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करके बताना है आपको। सर इसका डेल्टा a तो 0 है। हाँ, तो अगर a 0 आ रहा है तो इसका मतलब या तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट। तो वेरीफाई करो कि इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। नो या उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट a इनटू b। निकाल के बताओ क्या आ रहा है। पहले तो आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करो। सिस्टम को अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 5 1 1 माइनस 3 एंड 2 1 8 और माइनस 1 और यहाँ बनेगा x y एंड z और इक्वल में आ जाएगा कितना 6 to 4 याद है। अब इसका सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ए। तो अगर इसे a का है, इसे x का है और इसको b का है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखो कि डिटर्मिनेंट a कितना आ रहा है? 0। अगर आप इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट a निकालोगे यानी 2 5 1 क्या आएगा 1 माइनस 3 2 एंड 1 8 माइनस 1 तो सॉल्व करके देखो 0 आ रहा है। यस सर। निकालो तो डिटर्मिनेंट a 0 आ रहा है। यस सर। जब डिटर्मिनेंट a 0 आता है ना तो उसके अंदर केवल दो पॉसिबिलिटी है। उसके अंदर क्या होता है कि अगली स्टेप में आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट a टू b। अब अगर एडजॉइंट a टू b नल मैट्रिक्स आ जाए तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और अगर एडजॉइंट a टू b नल मैट्रिक्स नहीं आए तो सिस्टम के क्या आएंगे? नो सॉल्यूशन। तो आपको इस क्वेश्चन में आगे क्या निकालना है? एडजॉइंट a टू b का प्रोडक्ट निकाल के बताओ। कैलकुलेशन करो कि इसका एडजॉइंट a कितना आ रहा है। पहले तो एडजॉइंट निकालो। सबसे पहले अगर मैं इसके माइनर निकालूं ईच एलिमेंट के तो 2 का माइनर आएगा 3 माइनस 16 यानी कि माइनस 30। 5 का माइनर आ रहा है ये आएगा एडजॉइंट माइनस 0 आ रहा है। माइनस ये 3। 0 एडजॉइंट इज 0। 1 का माइनर निकालें तो ये कितना आ रहा है 11। 1 का माइनर निकालोगे तो माइनस 5 और माइनस 8 माइनस 30। अगर आप इसके अंदर 5 का माइनर इसका निकालोगे माइनस 3 का माइनर तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ। अगर आप इसके अंदर 2 का माइनर निकालोगे तो यहाँ से आएगा 16 माइनस 5 यानी कि 13। अगर आप इसके अंदर 1 3 का माइनर निकालोगे तो 10 और 3 13। अगर 8 का माइनर निकालोगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 और लास्ट में माइनस में आएगा माइनस 6 माइनस 5 माइनस 7। तो उसको कन्वर्ट करो तो उसको मल्टीप्लाई करो ऑल्टरनेट साइन से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। माइनस 13 नहीं माइनस 11 होगा। 8 2 3 11 है सर। 8 2 3 8 8 2 3 11 है। 8 2 8 2 3 माइनस 13 11 तो उसके बदले माइनस 11 होगा सर। माइनस 13 नहीं माइनस 11। एलिमेंट की पोजीशन बोलो आप। 8 2 3 8 2 3 सर। 8 2 3 8 2 3 का मतलब है ये वाला जो एलिमेंट सेकंड और थर्ड कॉलम्स का आएगा 16 माइनस 5 16 माइनस 5 11 आएगा ना। यस सर आपने 13 लिखा। 13 लिख दिया कोई बात नहीं 11 आया तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस तो माइनस 11 आ जाएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज दूं
माइनस के 13 3 11, ये आएगा प्लस 13 माइनस 3 एंड माइनस 11, ये आएगा 13 माइनस 3 और माइनस 7। तो पहले देखो ये एडजॉइंट करेक्ट आ रहा है। अब अगर हम इसके बाद एडजॉइंट A into B निकालें, यानी आप इस मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 13 13 एंड 13, 3 माइनस 3 एंड माइनस 3, 11 माइनस 11 और माइनस 11, और B कितना आ रहा है? B आ रहा है इसके अंदर 6 to 4। चलो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आता है? अगर आप इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 आ रहा है शायद। यस ये आ रहा है ना? यस सर। यानी आपके सामने जो आ रहा है दैट इज नल मैट्रिक्स। अगर एडजॉइंट A into B का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका इस सिस्टम के क्या आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आपको पता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप इसके अंदर किसी भी एक के मान के सर के मान लो लैम्डा मान लो, आपकी चॉइस है। आप इसके अंदर x y z में से किसी भी एक वेरिएबल को कुछ मानकर बाकी दो वेरिएबल की वैल्यू उसी के टर्म में निकाल दो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। अच्छा मान लो अगर आपके पास कभी अननोन वाले क्वेश्चन आ जाए ना, यानी कि उसके अंदर अननोन आ जाए, तो अननोन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप क्रेमर्स रूल ही यूज करना है ना। अगर आपके पास कभी भी अननोन आ जाए तो अननोन वाले क्वेश्चनों को आप क्रेमर्स रूल से ही सॉल्व करना। हालांकि इस मेथड से भी करके बस कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन जिस मेथड से आने के बाद क्या करना है? बोलो सर अभी नल मैट्रिक्स है, उसके बाद क्या करना है? ये बोलो यार थोड़ा क्या कह रहे सर हो? नल मैट्रिक्स अभी आया, इसके बाद क्या करना है? अगर एडजॉइंट A into B नल मैट्रिक्स आ रहा है तो सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बताओ? कल बताया था ना मैंने। यस सर, Z को तो उस मेथड से इसके अगर एडजॉइंट A into B नल मैट्रिक्स नहीं आता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? नो सॉल्यूशन। क्या आता? नो सर। एक क्वेश्चन और लिखो आप, अगला क्वेश्चन लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू if the system of equation, find value of lambda and mu, find value of lambda and mu if the system of equation, if the system of equation 2x minus 3y plus 5z equal 12, 3x plus y, 3x plus y, 3x plus y plus lambda z equal mu and x minus 7y plus 8z equals 17 has, इसका पहला पार्ट है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड इसका थर्ड पार्ट है दैट इज नो सॉल्यूशन। आपको इसे सॉल्व करना है और आपको इसके अंदर लैम्डा म्यू की क्या निकालनी है? बताओ कौन से मेथड से करना पसंद करोगे? चलो क्रेमर्स रूल से करके बताओ। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। बाकी ऐसे क्वेश्चन में क्रेमर्स रूल, अच्छा इससे भी इजी तरीका पता है क्या होता है? रैंक मेथड होता है, लेकिन रैंक मेथड रैंक पढ़ाने के बाद ही आप तो वो आपके सिलेबस में सर पिछला क्वेश्चन में सर ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल भी होने चाहिए ना कॉलम्स के? एक बार दोबारा बोलो। मैट्रिक्स ए के कॉलम्स के एलिमेंट प्रोपोर्शनल भी होने चाहिए ना? नहीं अगर प्रोपोर्शनल होंगे, वहां मैंने क्या लिखा था पढ़ के बताओ कि प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए। ओके सर, उसके एलिमेंट प्रोपोर्शनल थे क्या? यस सर, ठीक है ना? ओके चलो आप इसके अंदर सॉल्व करो, जो भी मेथड आप लगाना है। बोलो कौन सा मेथड लगा रहे हो पहले तो बताओ। बता दीजिए
मैट्रिक्स वाला लगाऊं, बोलो। यस सर, मैट्रिक्स वाला कर लीजिए। तो मैट्रिक्स वाला मेथड लगाओ, तो पहले तो इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। आप इस सिस्टम को अगर मैट्रिक्स में लिखोगे तो ये 2 - 3 5 दैट इज 3 1 लैम्डा और 1 - 7 और 8 आया, और यहाँ पर क्या बनेगा x y z, और इसकी राइट हैंड साइड कितनी आएगी, ये आएगी 12 म्यू एंड 7 याद है। तो सबसे पहले तो आप अगर ये a है और ये b है और ये कितना है x, ये x है और ये b है, यहां से आप मुझे सोल्व करके बताओ इसका डिटरमिनेंट a कितना है, लिखा लो 11 लैम्डा माइनस 22 लैम्डा माइनस 22 सर 22, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसका एडजॉइंट a into b निकालें, तो चलो बताओ सब निकाल के बताओ एडजॉइंट a into b का प्रोडक्ट कितना है, फटाफट कैलकुलेट करो। पहले तो एडजॉइंट a निकाल लो। उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट 2 का आएगा 8 + 7 लैम्डा माइनस 3 का आएगा 24 माइनस लैम्डा, 5 के अंदर आ जाएगा माइनस के 22, 3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 24 और प्लस के 35, तो 11 आ गई। 1 की वैल्यू आ जाएगी, ये भी 11 आ रही, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 14 और माइनस 3, ये माइनस 11 आ। 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 लैम्डा माइनस 5 आ रहा है। 7 की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस के 15, और इसके अंदर 8 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 9 यानी कि 11। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई होगा प्लस से और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना माइनस, ये आएगा प्लस, ये भी माइनस में आएगा प्लस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, ये होगा प्लस और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस। तो फाइनली अगर आप इसे सोल्व करो तो ये स्टेटमेंट आएगा 8 + 7 लैम्डा ट्रांसपोज लेना है, लैम्डा माइनस के 24 और माइनस के 22, इसके अंदर आएगा माइनस 11 11 और 11, और ये आ जाएगा माइनस के 3 लैम्डा माइनस 5 15 माइनस के 2 लैम्डा, और ये आ जाएगा 11। देखो ये एडजॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसके बाद फर्दर आपको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट को किससे 20, तो यहां से अगर हम इसके अंदर एडजॉइंट a into b निकालें तो एडजॉइंट a into b अगर आप करोगे तो यहीं पे b लिख देता हूं ना। 20 क्वेश्चन में कितना आ रहा है, ये आएगा 12 म्यू और 17, और खाली क्वेश्चन बन जाएगा। प्लस से मल्टीप्लाई करो, इसकी फर्स्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके, जाना फैक्टर करने आप इसको, इससे मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके बताओ कि फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, जो भी टर्म होगी उसके फैक्टर होंगे 100%, तो उसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अलग से मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करके बताओ क्या क्या है। सर पिछले क्वेश्चन में सर टर्म्स तो सर प्रोपोर्शनल थे ना, क्या आ रहा है सर पिछले क्वेश्चन में सर टर्म्स तो सर प्रोपोर्शनल थे ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर कहां प्रोपोर्शनल थे, फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट प्रोपोर्शनल थोड़ी आ रहे थे। नहीं आ रहे थे सर। सर अगर फर्स्ट रो को सर अगर -3/11 -3/13 से मल्टीप्लाई करते तो सेकंड रो आ जाता, और सर उसी को सर अगर 11/3 से मल्टीप्लाई करते तो थर्ड रो आ जाता। पिछले क्वेश्चन में आप प्रोपोर्शनल उसमें a का देखना था, एडजॉइंट a का नहीं। अरे a का देखना था, एडजॉइंट का थोड़ी देखना है आपको। सॉरी सर। चलो क्या आप इसके अंदर मुझे बताओ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके दिखाना, फैक्टराइज करके बताना है कि एडजॉइंट a into b क्या आ रहा है। बोलो सर डिटरमिनेंट वाले मेथड से इजी नहीं होता? हाँ डिटरमिनेंट वाले मेथड से कर सकते हो, क्रेमर रूल लगा सकते हो, मैट्रिक्स मेथड लगा सकते हो, एक रैंक मेथड भी लगा सकते हो। मैं तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं लगाना, एग्जाम के अंदर क्रेमर रूल लगाना है। रैंक मेथड बता दो, एक बार करके तो बताओ मुझे क्या आ रहा है। यहाँ पर बताओ इसे इससे मल्टीप्लाई करने पर जो एलिमेंट आएंगे तो फैक्टराइज करने पर क्या आ रहा है, करो कॉपी में सॉल्व तो करो।
लगता है भारी पड़ रहा है आपके। यहाँ से आपको एडजॉइंट इन टू बी बताना है, क्या है फटाफट बोलो मुझे। इसके तीनों एलिमेंट बताने हैं फैक्टराइज करके, है ना। आया किसी के एक आध एलिमेंट आया क्या? यस सर 22 लैम्डा माइनस 11। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या है बोलो। 11 into 3 lambda minus mu plus 1 11 into 3 लैम्डा minus mu plus 1 नहीं फैक्टर करो ना, फैक्टर हो रहे होंगे इसके। सर 11 टाइम्स इसका 3 क्या लैम्डा factor माइनस म्यू प्लस 1 वेक्टर सी। इसका नहीं ना फैक्टर। आंसर के अंदर लैम्डा 2 म्यू 7, तो कुछ फैक्टर करोगे तो आप लैम्डा माइनस 2 या म्यू माइनस 7 इसकी फॉर्म में फैक्टर आना चाहिए। बताओ क्या है? लैम्डा इंटू म्यू कोई टर्म ही नहीं है। बोलो क्या एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट? 11 into 3 3 lambda lambda minus minus u is equal to 0, बस यही आ रहा है। 11 into 3 लैम्डा माइनस म्यू। माइनस म्यू। चलो 11 into 3 लैम्डा माइनस म्यू ये आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 11 पूरे में कॉमन है। 11 पूरे से हो रहा है। -2 लैम्डा -3 प्लस 3 लैम्डा माइनस म्यू ये आ रहा है। mu plus 1 +1 भी आ रहा है सर। प्लस आ रहा है, ठीक है ना। चलो इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 11 into minus 2 common आ lambda plus 11 mu minus 2 lambda माइनस 2 लैम्डा plus mu प्लस म्यू ये आ रहा है। minus चलो उसके बाद नेक्स्ट -3 को मल्टीप्लाई करके देखो। -3 माइनस plus mu minus 3 प्लस म्यू माइनस 3 ये आ रहा है। नो सर सेकंड में सेकंड में क्या आ रहा है इसके अंदर? ये आ रहा है ना, ठीक है। सर नीचे में भी 11 कॉमन नीचे में भी 11 कॉमन आएगा और क्या आ रहा है? न्यू -7 न्यू माइनस म्यू माइनस 7 सर ये आ रहा है। अब चलो मान लो अगर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? ये जो डिटर्मिनेंट है क्या आना चाहिए? नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल 0 का लैम्डा नॉट इक्वल 2 आएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये 0 आना चाहिए। यानी लैम्डा कितना आएगा 2 और लैम्डा 0 के अलावा ये जो मैट्रिक्स आएगा ये नल मैट्रिक्स आना चाहिए ना। जैसे नल मैट्रिक्स बनाने के लिए कंफर्म है कि म्यू 7 आ रहा है। तो आप मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं लैम्डा के म्यू 7 ले लेता हूं तो क्या इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं क्या? चेक करके बताओ। yes लैम्डा sir. को 2 यस सर और यस सर पर क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 आ रहा है? yes जी सर यस आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है? डिटरमिनेंट ये तो 0 आना ही चाहिए, यानी ये तो कंफर्म है कि लैम्डा 2 आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। ये नल मैट्रिक्स नहीं आया तो म्यू क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल नॉट 7। ये नो सॉल्यूशन आ जाए। समझ गए? यस तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है होने में। चलो आगे बढ़े। इसके बाद कुछ बची हुई थ्योरी लिखो आप, छोटे से पैराटर्न की थ्योरी लिखो। देखो यस गेट चलो तो लिखो आप।
सबसे पहले लिखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले डेफिनेशन लिखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डेफिनेशन लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये सब हटा दो। यस सर। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मान लो आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में जो ए लैम्डा, ये ए इंटू लैम्डा माइनस आई होता है, या एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस लैम्डा आई जो होता है ना, इस ए माइनस लैम्डा आई को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अगर आप इसका डिटरमिनेंट ले लो जिससे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अगर आप इसे इक्वल 0 कर दो जिससे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करने पर जो इसके रूट्स आएंगे उन रूट्स को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, या उनका नाम होता है आइगन वैल्यूज। तो क्या आप लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इफ कैपिटल ए is any square matrix, if capital A is any square matrix, is any square matrix, is any square matrix, then A minus xi, मैं लैम्डा की जगह x ले रहा हूँ ना, या लैम्डा लेता हूँ, लैम्डा ले, then A minus lambda I is called, then A minus lambda I is called characteristic matrix. A minus lambda I is called characteristic matrix, comma, determinant A minus lambda I is called, determinant A minus lambda I is called, determinant A minus lambda I is called characteristic polynomial. Determinant A minus lambda I is called characteristic polynomial, comma, characteristic polynomial, comma, determinant A minus lambda I equal 0, lambda I equal 0, determinant A minus lambda I equal 0 is called characteristic equation, is called characteristic equation, is called characteristic equation, is called characteristic equation, characteristic equation, and roots of characteristic equation, and roots of characteristic equation, and roots of characteristic equation, roots of characteristic equation, roots of characteristic equation is called characteristic root, roots of characteristic equation is called, roots of characteristic equation is called characteristic root, और इसका एक नाम होता है आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज। यानी इस इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे उन रूट्स को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज के नाम से जानते हैं, और आइगन वैल्यूज। अब इसके बाद एक थ्योरम होती है, इसे होते हैं केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो आप लिखो केले-हैमिल्टन थ्योरम, केले-हैमिल्टन थ्योरम। सर लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, 2 3 5 15 20 कोई भी। तो अब इसके लिखो केले-हैमिल्टन थ्योरम, केले-हैमिल्टन थ्योरम, केले-हैमिल्टन थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट है, अब ये थ्योरम क्या कहती है कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो अब इसके अंदर लिखो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix satisfy, every square matrix satisfy
its own characteristic equation. Every square matrix will satisfy its own characteristic equation. Its own characteristic equation. Its own characteristic equation. Its own characteristic equation. चलो अब इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, लिखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक टॉपिक है बोर्ड का, तो एक एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज दे रखी है, उसके लिए बता रहा हूं। अब इसके अंदर लिखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लिखो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ ऑपरेशन होते हैं जिनको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। तो अगर आप ऑपरेशन रो पे लगाते हो तो उसे रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कॉलम पे लगाते हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तब इसके अंदर लिखो द फॉलोइंग ऑपरेशन, द फॉलोइंग ऑपरेशन applied, the following operation applied, the following operation applied on the row or column, the following operation applied on the row or column of a matrix, the following operation applied on the row or column, on the row or column of a matrix, on the row or column of a matrix are called elementary, are called elementary row or column transformation, are called elementary row or column transformation, row or column transformation। अब देखो आप क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हो। सबसे पहला ऑपरेशन लिखो, सबसे पहला ऑपरेशन लिखो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। पहला ऑपरेशन लिखो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम को क्या कर सकते हो, अच्छा आप एक बार समझो, आपने डिटरमिनेंट के अंदर देखा कि जब भी आप डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है, माइनस साइन बाहर आता है। अगर आपके पास ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की कोई मैट्रिक्स ले लिया, तो आपने कहा कि इसके अंदर R1 और R2 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। अगर आप इसके अंदर R1 R2 को इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पर आएगा 4 5 6 एंड 1 2 3 और 7 8 9 आएगा ना। आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है, जब आप ये ऑपरेशन लगाते हो ना तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस से मल्टीप्लाइड होती है। अच्छा जब किसी मैट्रिक्स में आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो ऑपरेशन लगाने पर आप देखो ये मैट्रिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो क्या अब मैं इसको दोबारा से ए बोल सकता हूँ क्या? नो सर। ये मैट्रिक्स को हम ए बोल सकते हैं क्या? नो सर। तो अब ये जो मैट्रिक्स आएगा ना, अब ये जो मैट्रिक्स आएगा ये इस मैट्रिक्स ए के क्या होगा, इक्विवेलेंट। ये इसके क्या होगा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि इस वाले मैट्रिक्स की जो रैंक आती है और इस वाले मैट्रिक्स की जो रैंक आती है, दोनों की रैंक क्या आती है, सेम। अब रैंक क्या होती है अलग कहानी है, शीट के अंदर एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको रैंक के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 के अंदर। तो यहाँ पर इन दोनों की रैंक सेम आती है, तो ध्यान रखना ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को लगाने से मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, लेकिन इन दोनों की रैंक सेम आती है। अब रैंक सेम आने से क्या होता है कि आप मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो, उसके पीछे अलग ही लॉजिक होता है। तो ये बात ध्यान रखना, इस तरह का ऑपरेशन आप मैट्रिक्स में लगा सकते हो, लेकिन ऐसा करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो कभी भी वापस से ए नहीं आएगा, ये ए का क्या होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो आप इसके अंदर ये दो ऑपरेशन लगाओगे, इन दो को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसके लिखो बी ऑपरेशन। और क्या कर सकते हो आप सर? एक साथ दो कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? क्या सर इक्विवेलेंट एक साथ का दो मतलब कर क्या सकते होता है? एक साथ दो, एक साथ दो रो या दो कॉलम एक्सचेंज कर सकते हैं। एक साथ दो रो या दो कॉलम का दो रो ही तो करते हैं हमेशा। एक साथ तीन रो तो डिटरमिनेंट में हमने कभी इंटरचेंज नहीं की। जब भी आप इंटरचेंज करोगे तो दो रो तो लोगे ना, या दो कॉलम लोगे। एक साथ दो या एक साथ तीन, दो तीन का क्या मतलब है बताओ?
सर यूँ कह रहा है कि दो बार रो करने के लिए बोल और रहे कॉलम दोनों एक साथ चेंज करनी है। एक ही मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम एक साथ कैसे चेंज होंगे? जब दो रो चेंज हो रही है तो कॉलम कैसे चेंज कर पाओगे आप? पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, अगर आप लगाना चाहते हो तो एक स्टेप पूरी करने के बाद दूसरी स्टेप लगा दो। जी सर। तो पहले आपको सर, इसके अंदर कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, दो रो इंटरचेंज करने के बाद अगली स्टेप में दो कॉलम इंटरचेंज कर दो अगर आपकी इच्छा है। फर्स्ट पॉइंट में और तो कुछ नहीं तीनों लिखना का है क्या? रैंक बराबर होगा। बराबर नहीं आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। क्या कहा मैंने? तीनों का रैंक रैंक हाँ, तीनों की रैंक सेम रहेगी। एवरेजेस के अंदर सेकंड पार्ट बी, और आप ऑपरेशन क्या लगा सर सकते वो हो? इक्विवेलेंट वाला पॉइंट बता दिए ना। अभी लिखाऊंगा, पहले पॉइंट को लिखो आप। मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, multiplying all elements of a row or column of a matrix, multiplying all elements of a row or column of a matrix by a non-zero scalar, by a non-zero scalar। तो आप मैट्रिक्स के अंदर क्या कर सकते हो कि किसी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाइड। ऐसे किसी कॉलम को आप किसी नॉन जीरो कॉलम इसके वजह से क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाइड। अभी जो ऑपरेशन था ना, ये ऑपरेशन डिटरमिनेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा करने की परमिशन आपको नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स में आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद लिखो सी पार्ट। तीसरा और लास्ट ऑपरेशन क्या होता है? adding to the elements of a row or column, adding to the elements of a row or column, adding to the elements of a row or column the corresponding element of adding to the element of a row or column, adding to the element of a row or column, adding to the elements of a row or column the corresponding elements of any other row or column, the corresponding elements of any other row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any scalar, इस ऑपरेशन को मैथमेटिकली ऐसे बोलते हैं ri plus k rj and ci that is ci plus k cj। आपने ये ऑपरेशन डिटरमिनेंट के अंदर बहुत अप्लाई किया है। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं, ये ऑपरेशन मैट्रिक्स में भी लग सकता है। सर स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला सर सी वाला जो है, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, adding to the elements of a row or column, adding to the elements of a row or column, adding to the elements of a row or column the corresponding elements of any other row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any scalar, multiplied by any scalar, multiplied by any scalar, multiplied by any scalar। आप इसके अंदर नोट डाल के एक बात लिखो, देखो if a matrix B obtained from matrix A by matrix A by one or more elementary transformation, by one or more elementary transformation, यानी अगर मैं सिर्फ मैट्रिक्स A के अंदर
एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और आपको एक मैट्रिक्स भी मिलता है, one or more elementary transformation, then A and B are equivalent matrix, then A and B are equivalent matrix, then A and B are equivalent matrix, and we write equivalent matrix and we write, यहाँ पर आप लिखोगे कि A equivalent है किसके, and we write A equivalent B, and we write A equivalent B, इस तरह से सिंबल से लिखते हैं। सर स्टेटमेंट एक बार बोल दो। वेव बना रखी है क्या आपने? तो सिंबल कैसे बना है? साइन से बटन टिल्ट का साइन से तो नहीं शायद। If a matrix be obtained from matrix A by one or more elementary transformation, then A and B are equivalent matrix, and we write ये सिंबल यूज करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। चलो तो बढ़िया आपने सर यहाँ रो और कॉलम को नहीं कर सकते क्या? रो और कॉलम नहीं, रो कॉलम इसमें ये तीन ऑपरेशन, इन्हीं को एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। इन तीनों के अलावा अगर आपने कोई चौथा ऑपरेशन लगा दिया ना तो गलत माना जाएगा। डिटरमिनेंट अलग चीज है, मैट्रिक्स अलग चीज है ना। यस सर देखो पहला क्वेश्चन, सर डिटरमिनेंट में भी फाइंड इंटरचेंज करते थे। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ matrix A equal 2 3 5 1 1 6 1 4 3. Find the characteristic equation of matrix A equal 2 3 5 1 1 6 1 4 3, and also find the A inverse. तो आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी और ए इनवर्स को फाइंड करना है। सर दोनों में कोई रिलेशन है क्या? मैं सोल्व करा, जैसे मान लो आपके पास ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, a माइनस एक्स वाई। अब देखो ए तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए कितना है 2 3 5 1 1 6 और ये आएगा 1 4 3। इसके अलावा यहाँ पर आएगा x। बोलो i कितना होता है, i कितना होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये होता है ना। अब आप सबसे पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करो। बस सीधा फंडा ये कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनमें से x को माइनस करो, तो यहाँ से जो a माइनस xi आएगा, ये आएगा 2 माइनस x 3 5, ये आएगा 1 1 माइनस x 6 1 4 और 3 माइनस x। तो आपके सामने ये जो लिखा है इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे? अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या है, तो चलो आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के बताओ। ये आएगा 2 माइनस x 3 एंड 5, ये आएगा 1 माइनस लैम्डा 6 1 4 और ये आएगा 3 माइनस x। चलो आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, लैम्डा कैसे आया सर बीच में? पॉलिनोमियल आएगा सर बीच में क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? सर बीच में लैम्डा कैसे आया? नहीं था ना, मैंने अच्छा लैम्डा लिख दिया, वो लैम्डा नहीं आएगा, x आएगा। सर ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने का यूज क्या है? अरे बताऊंगा ना, पहले ये तो करो जो लिखा है। आप 6 महीने बाद की आगे की बात सोचते हो, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है इसके बारे में सोचो बस। इसका क्या यूज है किसका नहीं है वो भी बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और आपको क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी एंड फाइंड ए इनवर्स। आपको मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ए इनवर्स दो चीजें निकालनी, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो ये तो हमने
क्या निकाला a माइनस एक्स आई, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद इसका डिटरमिनेंट जो आएगा उसे बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आप इसे एक्सपेंड करके क्यूबिक आएगी, तो फाइनली इस क्यूबिक को फाइंड आउट करो, बताओ क्यूबिक क्या आने वाला है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 18। अरे ये तो अर्थ की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, पता नहीं, कोई स्टूडेंट जानता है क्या? नहीं पता सर। पानी से ज्यादा होती है, पानी से ज्यादा होती है। कितनी होती है? नहीं पता। अर्थ की क्या बोले? पढ़ा होगा कि सर याद नहीं। किसने भी नहीं पढ़ा? 5.5 बोलो 5.5 5.513 5.513 5.513 ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रिलेटिव डेंसिटी है ना। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करो, बोल क्या कोई इसे सॉल्व करके बताओ इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, क्या आएगा क्यूबिक बताओ। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 21x माइनस 18। माइनस 18। यस तो आपके सामने ये आ गया। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, तो यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितनी आएगी, ये आएगी डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स साइन 0, ये आएगी ना। तो यहाँ पर अगर आप इसको 0 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 18। तो ये इस मैट्रिक्स की क्या गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अगर मैं इसके अंदर कैलर-न्यूटन थ्योरम लगाऊं तो कैलर-न्यूटन थ्योरम ये कहती है कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने लिखी है, इस इक्वेशन को ये मैट्रिक्स ए क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा बाय कैलर-न्यूटन थ्योरम। तो कैलर-न्यूटन थ्योरम अगर आप इसमें लगाओगे तो ये स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर माइनस 21a। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है 18, इसको 18 मत लिखना, क्या लिखोगे 18i। तो आपके सामने ये स्टेटमेंट आया है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा है a इनवर्स निकालो, दो तरह से पूछा जाता है। अगर आपसे कभी भी a इनवर्स मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालने को कहा जाए तो आप फॉर्मूला यूज करो 1 बाय डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि a इनवर्स की वैल्यू एक ही टर्म में निकालते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी शीट का D1 क्वेश्चन वही था। अब यहाँ से अगर आपको a इनवर्स निकालना है तो आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को a इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर मैं इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो बताओ इस a क्यूब को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर। अगर इसकी जो सेकंड टर्म है अगर इसे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6a। अगर आप इसकी थर्ड टर्म को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या आएगा, 21i। अगर आप इसकी लास्ट टर्म यानी 18i को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे बोलो क्या आएगा, बोलो 18 by a inverse। राइट साइड में नल मैट्रिक्स आएगा। अगर आप इस नल मैट्रिक्स को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे नल आएगा। तो फाइनली अगर आप यहां से a इनवर्स निकालोगे ना तो ये माइनस के 1 by 18 a स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 21i आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आपको ध्यान रखना अगर मैट्रिक्स के चैप्टर में कभी भी a इनवर्स आपको इन टर्म ऑफ a निकालना हो आप हमेशा क्या करो, उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल कर उसमें कैलर-न्यूटन थ्योरम लगा के a इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो a इनवर्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a आ जाएगी। और अगर आपको a इनवर्स मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालना हो तो 1 बाय डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a का क्या लगा देना, फॉर्मूला। बात समझ में? यस सर। इस क्वेश्चन में सब आ गया। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स भी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आ गए, कैलर-न्यूटन थ्योरम भी लगा दी मैंने और यहां से a इनवर्स को भी निकाल ली। चलो आगे बढ़ा जाए।
चलो नेक्स्ट लिखो। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले ए पार्ट आपका मैट्रिक्स है A इक्वल A11 A12 A21 A22। चलो बताओ ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, निकाल के बताओ। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, ये मैट्रिक्स है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकाल के बताओ। छोटा बच्चा ना समझेगा। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर a माइनस एक्स आई निकालो, डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल दो ना। a माइनस एक्स आई कितना होगा, क्या आएगा a11 माइनस एक्स a12 सर निकल गई इक्वेशन। a22 माइनस एक्स, ये बनेगा। और यहां से आप इस a माइनस एक्स आई को क्या कर दो, 0। उसका अगर आप डिटरमिनेंट लोगे तो ये a11 माइनस एक्स a12 और a21 a22 माइनस एक्स 0, ये आ रहा है। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या ये क्वालिटी आ रही है, बोलो क्वालिटी क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस बोलो माइनस a11 प्लस a22 इंटू एक्स, a11 प्लस a22 एक्स और लास्ट बोलो प्लस a11 a22 a22 माइनस a12 a21। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अगर आप थोड़ा सा इसको देखो तो क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एंड यहाँ पर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो इस तरह से इसको याद रख सकता हूँ क्या, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस आ रहा है ना। जी सर। सर और इसकी जो कांस्टेंट टर्म आ रही है, कांस्टेंट टर्म आप देखो क्या इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ रहा है क्या, यस सर। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। ऐसे मान लो अगर आपके पास कभी भी क्या लिखा हो, कोई मैट्रिक्स लिखा है A 3/3 की बात करते हैं। अगर आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 and A23 A31 A32 and A33, ये मान लेते कोई मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकालनी है, अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो बोलो क्या आएगी, हम निकालने में बैठ जाना, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन होती है इसकी। एक्स क्यूब माइनस सबसे आती है एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ए, ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसके अंदर साइन आएंगे ऑल्टरनेट, प्लस माइनस देन आएगा प्लस, और प्लस के बाद फिर आएगा ट्रेस आएगा किसका, एडजॉइंट ए का, और लास्ट में आएगा माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है। अगर आप निकालोगे घर बैठे, निकालने का प्रोसीजर सेम है। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन के लैंग्वेज में कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली दी जाती है और कुछ भी पूछ लेते हैं ट्रेस से निकालो ये निकालो, तो आप इसके साथ क्या कर देना, कंपेयर कर लेना, कंपेयर कर लेना, क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे सामने। यस सर। सर ये याद करना है। हाँ ये याद रखना है। आपके शीटों में से एक का क्वेश्चन लिखे पेपर में डाल दें, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, डिटरमिनेंट पूछ लिया जाए। कई बार किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखकर ट्रेस से डिटरमिनेंट इसमें से कोई भी डेटा पूछ सकते हैं। सर चैप्टर खत्म है, इसलिए मैंने लिखी बोर्ड पर। चैप्टर खत्म सर। अब इसके अंदर बोर्ड का एक क्वेश्चन बचा हुआ है। जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कुछ पढ़ा, अच्छा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके कई बार हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं।
ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक मेथड होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो मेथड कैसे यूज करते हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बोर्ड का टॉपिक है उसका, जेईई मेंस से एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। तो आप हेडिंग डाल दो, लिखो एक क्वेश्चन है लास्ट, बस चैप्टर खत्म है। तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगर आपको क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत आई ए से करनी है। ये तो आपको किसके लिए यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन पे। और अगर क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो क्वेश्चन की शुरुआत करनी है a इंटू ए आई से। ये आपको यूज करना है किसके लिए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं पहले ये लिख लो, मैं एक क्वेश्चन में लगा के बताऊं। चलो अब आ गया तो मैं अप्लाई करूं? बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो लिखो क्वेश्चन लिखो आप। एनसीईआरटी के अंदर पूरी एक्सरसाइज दे रखी। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 0 1 3 2 1 1 6 5 3 by elementary row transformation. Find the inverse of matrix by elementary row transformation. तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको वो इसका इनवर्स निकालना है। देखो डायरेक्ट इनवर्स निकल सकता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट निकाल देना, क्योंकि एलिमेंट्री से निकालो या डायरेक्ट निकालो आंसर तो सेम ही आना है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कौन से मेथड से, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको क्वेश्चन की शुरुआत a इक्वल आई ए से करनी। तो पहली लाइन तो आपको ये लिखनी, आप इसके अंदर a इक्वल क्या लिख लो, आई ए। अब आप इसके अंदर डेटा रखो। अगर a आपको क्वेश्चन में दे रखा है, a को a की जगह रखो। अगर आप इसके अंदर a की जगह a लिखोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0 1 3, ये आएगा 2 1 1, ये आएगा 6 5 3। अच्छा i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो क्या लोगे, फॉरवर्ड का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इस वाले a को कुछ नहीं करना, ये लिख राइट। अब हमें करना क्या है, हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाने हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने। हमें इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना है, i। आप ध्यान रखना जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप इस a पर लगाओगे एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन आपको इस राइट साइड में i पे लगाना है। तो जिस स्टेट में ये जाके i बन जाएगा ना, उस स्टेट में ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स। A इनवर्स। और आप सबको पता है कि A इनवर्स A। अच्छा ऐसा करने से क्या होता है, ये रैंक का कांसेप्ट होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है दोनों मैट्रिक्स के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब मैं आपके सामने A इनवर्स निकाल के बता रहा हूं। जैसे शुरुआत कैसे करते हैं, आपको इससे आइडेंटिटी बनाना है। तो आइडेंटिटी बनाने का मतलब है कि सबसे पहले आपको यहाँ 1 बनाना है, फिर उसके बाद 1 बनाने के बाद इसके नीचे के जो दो एलिमेंट है उनको 0 बनाना है। फिर आपको क्या करना है कि इसको 1 बनाना है, फिर इसके ऊपर नीचे के एलिमेंट 0 बनाना है। तो शुरुआत कैसे करनी है, पहले आपको यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 आ सकता है क्या, 1 लाने के लिए मैंने एक काम किया, इसके अंदर R2 और R1 को इंटरचेंज कर दिया। कर सकता हूँ क्या, अगर मैं इसके अंदर R1 R2 को इंटरचेंज करूं तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में लगा सकता हूं। तो अगर मैं R2 और R1 को इंटरचेंज करूंगा तो ये क्या बनने वाला है, 2 1 1, और ये आएगा 0 1 3, और इधर आएगा 6 5 3। और ध्यान रखना जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में लगाओगे सेम राइट में लगाना है। और इसके अंदर R2 और R1 को इंटरचेंज करो, क्या बनेगा, 0 1 0 1 0 0, और ये आएगा 0 0 1, और यहाँ पर A आ जाए। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसे 1 बनाने के लिए इसकी जो फर्स्ट रो R1 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में लिखवाया था आपको। अब इसकी फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बना, तो ये बन जाएगा कितना, 1 1/2 एंड 1/2, और बाकी सारी की सारी रो सेम रहे।
ये आएगा 653 और राइट साइड में आएगा, चलो आपको जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट में लगाया वो राइट में भी लगाना है। बोलो इसकी फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना 0 1/2 0 और ये आएगा 1 0 0 एंड 0 0 1। देखो मेरा सबसे पहला टारगेट ये था कि मुझे यहाँ 1 बनाना है। अब 1 बनाने के बाद इस 1 के नीचे जो एलिमेंट है इन दोनों को क्या बनाना है 0। अब यहाँ पर देखो बाई चांस ये वाला एलिमेंट तो 0 आ रहा है ना, तो इस R3 वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशन लगा देते हैं। हमने R3 में ऑपरेशन लगा दिया कि R3 में से 6R1 को क्या कर दो माइनस। तो जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो बताओ क्या बनने वाला है। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। इसकी फर्स्ट रो सेम रहेगी, फर्स्ट रो में तो 1 1/2 एंड 1/2 आएगा, सेकंड रो सेम रहेगी 0 1 और 3 रहेगा। चलो तो इसके थर्ड रो के एलिमेंट क्या आएंगे। अगर आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करोगे तो ये कितना आने वाला है 0, और आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 9/2। क्या आएगा 2 और से माइनस करोगे तो ये कितना आ रहा है 0। और एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगाना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो सेम रहेगी, ये आएगी 0 1/2 एंड 0, सेकंड रो आएगी 1 0 0 और आप इसके अंदर भी इसकी फर्स्ट रो को 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस आएगा 3 और ये आएगा 1 और ये आएगा 8। अब इसके बाद अगली स्टेप में आपको क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पहले से ही क्या लिखा हुआ है 1, और इस 1 को यूज करके इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाना है 0। तो आप इसके अंदर ऑपरेशन लगाओ पहले R1 में। R1 में आप ऑपरेशन लगाओ कि आप R2 को मल्टीप्लाई करो किससे 1/2 से, और इसके अंदर R3 में ऑपरेशन लगाओ क्या R3 में से माइनस करो कितना 2R3। ये आपको इस 1 को यूज करना है और इस 1 को यूज करके इसके ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। चलो ऑपरेशन लगाते हैं, देखो क्या होता है। अब इसके अंदर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं पहले R1 में। बोलो अगर आप इस R2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करोगे तो R1 के एलिमेंट क्या होंगे, ये आएगा 1 0, इसे 1/2 से सबट्रैक्ट करो तो कितना आ रहा है -1। अच्छा R2 सेम रहेगी और उसके बाद आप R3 में ऑपरेशन लगाओ कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से सबट्रैक्ट करो तो R3 क्या बनेगी 0 0 मैंने क्या आएगा 0 0 और क्या आने वाला है -6। एग्जैक्टली सेम ऑपरेशन राइट साइड लगाना है। तो चलो राइट साइड में ऑपरेशन लगाए पहले R1 में, यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो। तो सबट्रैक्ट करोगे तो ये -1/2 देन 1/2 एंड देन 0 आएगा और ये 1 0 0 आएगा। और अगर इसके अंदर R3 में ऑपरेशन लगाए तो आप इससे मल्टीप्लाई करो 6 से 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करो तो ये -2 -3 और 1 आएगा। R3 में हाफ आना चाहिए ना लास्ट में, बोलो 0 -3 हाफ होना चाहिए ना। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया तो ये नहीं सर, उसके बाद वाला मैट्रिक्स बनाएगा ना, सही लिखा ना मैंने सर, वो उसके बाद वाला मैट्रिक्स -6 करेक्ट था यार, -6 ही आएगा सर। उसके बाद वाला मैट्रिक्स, क्योंकि हम R2 को यूज कर रहे हैं ना। अब इसके बाद आपको इसे 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए बताओ क्या करूं। मैंने इसकी जो थर्ड रो है R3 इसको 1/-6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो इससे अगर मैं -1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा बताओ इसकी क्वेश्चन क्या बनेगा इस स्टेप में। तो ये आएगा 1 0 -1, ये आएगा 0 1 3 और ये आएगा 0 0 1। बताओ इसकी राइट हैंड साइड में भी सेम काम करना है। आप इसकी थर्ड रो को -6 से डिवाइड करो, -6 से डिवाइड करोगे तो ये -1/2 1/2 एंड 0, ये आएगा 1 0 0। आप इसकी थर्ड रो को -6 से डिवाइड करो, क्या आने वाला है तो ये नंबर आएगा 1/3 देन 1/2 एंड देन -1/6। अब इसके अंदर एक लास्ट ऑपरेशन और लगाना है। अब आप इस 1 को यूज करके इन दोनों एलिमेंट को क्या बनाओ 0 0। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए लास्ट ऑपरेशन क्या लगेगी, इधर लिखो। आपको इसके बाद क्या करना है, जो R1 है इस R1 में R3 को ऐड करना है और R2 के अंदर क्या करना है R2 माइनस क्या करना है 3 R3 करना है। बस ये दो ऑपरेशन लगाते ही ये आइडेंटिटी बन जाएगा और यहाँ पर जो आएगा ना वो होगा A इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए लिख लो, एक लाइन और लिख देता हूँ, चैप्टर खत्म।
सर वो R3 से R3 माइनस 6R1 क्यों किया हमने? जो क्या हो सबसे गया? राइट में सबसे टॉप पर R3 तो मेरे पास आवाज नहीं आती। हाँ बोलो सर, जो एकदम टॉप पे है ना, राइट साइड आपने जो लिखा है उसमें R3 से R3 माइनस 6R1 क्यों किया? 6R1 क्यों किया? उसको 0 बनाना है ना। ओके सर। आपको मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कन्वर्ट करना है तो प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ 1 बनाते हैं, इस 1 से इसके नीचे 2 0 बनाते हैं, फिर यहाँ 1 बनाते हैं, इस 1 से ऊपर और नीचे 0 बनाते हैं, फिर यहाँ 1 बनाते हैं और इस 1 से ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं दोनों उसको 0 बनाते हैं। ये सिंपल प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ, आंसर अपने आप ही आ जाता है। तो चलो फाइनली आप ये ऑपरेशन लगा के बताओ। अब इसके अंदर LHS RHS क्या है? एक दो लाइन को हटा दूं ना मैं, बोलो। ये पहली दो लाइन हटा दूं क्या? यस सर। अगर आप इसको आगे सॉल्व करो, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करो, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बनने वाली है? आइडेंटिटी। तो ये तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ऐसा बन जाए। और इसके राइट हैंड साइड में ऑपरेशन लगाओ। चलो R1 के अंदर R3 ऐड करो, बोलो R1 क्या बनी? -1/6 और 1 और ये फिर आएगा -1/6 और इसके अंदर R2 में से आप माइनस करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये एलिमेंट कितना आएगा? 0 -3/2 और ये आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/3 1/2 एंड -1/6 और यहाँ पर कितना आएगा? 1। तो फाइनली आपके पास ये राइट साइड जो लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A इनवर्स को। इस क्वेश्चन में ये A इनवर्स आ जाएगी इसका आंसर। अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तब भी चेक करो यही आ रहा है। उम्मीद है आपको चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया हो। चलो अब बताओ होमवर्क पे क्या दें? TOD, मैट्रिक्स, NCERT, DPP क्या? TOD की शीट दे दूं? यस शीट है ना? इसके अंदर 3 पार्ट 1 और 3 पार्ट सेकंड कंप्लीट कर रहा सर 3 पार्ट 1। हाँ 3 पार्ट 1 3 पार्ट सेकंड में भी शायद कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं अभी आपने। 8 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये कर लाना। वैसे भी आपकी क्लास शायद मंडे तक तो आपकी क्लास तो वैसे वेडनेसडे को आपकी टाइम टेबल में, तो ये बहुत लंबा टाइम है, इसके अंदर कर लाना। अगर मंडे को क्लास चाहिए तो ट्यूसडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर ये वैसे ही करा दूंगा आपको, है ना? आगे शीट करना हूं मेरी तरफ से बहुत है। और आप एनसीईआरटी भी पूरी लगा सकते हो, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी पूरी, मैट्रिक्स की शीट भी पूरी लगा सकते हो आप। अगली क्लास में आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू करूंगा। एनसीईआरटी में ऐसा अलग क्वेश्चन है? क्या हो गया? एनसीईआरटी के क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बोर्ड का एग्जाम देने के लिए करना जरूरी है। जो अभी आपका है सर, बोलो। बोर्ड्स में ये वाला तो एमसीक्यूज में आना है चैप्टर। ये बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। शीट तो सर डेफिनेट चैप्टर तो एमसीक्यूज में। यस सर एमसीक्यू में। तो एओडी की शीट के 3 पार्ट 1 3 पार्ट सेकंड करके आओ, पहले से फिनिश करें, फिर एनसीईआरटी की शीट तो इसके मैट्रिक्स की शीट तो इजी है। सर पहले डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि शीट तो डेफिनेट की आई है। नहीं, पहले इंडेफिनिट होता है क्योंकि इंडेफिनिट डेफिनिट तो इंडेफिनिट पे डिपेंडेंट है। ओके चलो करें क्लास ओवर। यस सर।